अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की 10वीं किस्त। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मेरी नज़र एक बहुत बड़े फानूस पर पड़ी जो मेरे पैरों की सीध में ऊंची सी छत में झूल रहा था और उसके अनगिनत पहलुओं में रंग बरंगी रोशनियां झिलमिल झिलमिल करती नजर आती थी। फिर मुझे उन बहुत सी औरतों की मौजूदगी का एहसास हुआ जो मेरे चारों तरफ बैठी थी। उनमें से एक मेरा सर दबा रही थी और कनपट्टियों पर कुछ मसल रही थी। दो औरतें मेरे तलवे और दो औरतें हथेलियां सहलाती थीं। दो औरतें मेरे जिस्म पर तेज खुशबू वाले किसी सयाल की मालिश में मसरूफ थीं। मुझे अपना वजूद निहायत हल्का महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब मोहलिक खुशबू रची बसी थी। फिर अचानक मुझे अपनी बेलिबासी का एहसास हुआ। मैंने सिमटने की कोशिश की लेकिन औरतों ने मुझे जुम्बिश भी न करने दी। मैं कहाँ हूँ? मैं शायद कुछ और पूछना चाहती थी लेकिन मेरे होंठों पर यह सवाल आ गया। सब औरतों ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, गोया फैसला करती हूँ कि कौन जवाब देगा। वो सब ही जवान थी और खास हद तक खूबसूरत भी थी, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सा फीकापन मैं महसूस कर सकती थी। सिर्फ एक औरत जो मेरे पहलू में दाएं तरफ बैठी थी, कदरे बड़ी उम्र की थी। चेहरे मोहरे से सब की सब शोख तबा और हंसोड़ लगती थी। अपनी ख्वाबगाह में हो और कहाँ हो? कदरे बड़ी उम्र की औरत ने कहा। मेरी तो कोई ख्वाबगाह नहीं। ये कौन सी जगह है? मेरे हलक से कमजोर सी आवाज निकली, हालांकि मैं नकाहत महसूस नहीं कर रही थी। नवाब साहब की जनाना महल सरा। उसी औरत ने मुलायमियत से जवाब दिया, तुम्हें घबराने और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर तरह का आराम मयस्सर होगा। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरे अब्बा। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोना चाहा, लेकिन हथेलियां सहलाने वालियों ने मेरे हाथ बिल्कुल न छोड़े। अब यही तुम्हारा घर है लड़की, सब कुछ भूल भाल जाओ। चंद दिन में तुम्हारा यहाँ खूब दिल लग जाएगा। औरतों ने नासिहाना मशवरा दिया। मुझे जाने दो। मैं चिल्ला उठी और साथ ही मैंने यकलख्त उठकर भागने की कोशिश की। मेरे सर के नीचे रखे हुए तकिए इतने मुलायम थे जैसे हवा ने रेशम का रूप धार लिया हो। बिस्तर भी ऐसा ही नर्म और गदेला था। औरतों से अपने आप को छुड़ाने की मेरी जिद्दोजहद में ये सब कुछ अथल पथल हो गया। मेरे साथ साथ उनके चेहरों पर भी पसीने की बूंदें उभर आई। बेकार में अपनी जान हलकार मत करो लड़की, बड़ी उम्र की औरत ने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। यहाँ आने के 1000 रास्ते हैं मगर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने मेरे पहलू में बैठी हुई औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम कुदसिया है। ये भी कमोबेश तुम्हारे ही जैसे हालात में यहाँ आई थी। इसने भी बड़ा वावेला किया था, बाद में ठीक हो गई थी। सिर्फ 4 मरतबा नवाब साहब ने शर्फे खिलवत बख्शा और फिर बस इतने में इससे दिल भर गया। फिर इसे इनाम के तौर पर एक कारिंदे को बख्श दिया गया। वो निकाह पढ़वा कर ले गया। 10 माह घर में रखा। फिर किसी बात पर इससे नाराज हुआ। सिर्फ 3 मरतबा ऊंची आवाज में तलाक 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 कहकर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर खुद भी जागीर से बाहर कहीं भाग गया। इसे बाहर कहीं जाकर पनाह ना मिल सकी, खुद ही वापस यहीं पर लौट आई। मैंने उस औरत की तरफ गौर से देखा। वो बाकियों की निस्बत कम उम्र खातून थी। उसकी पलकें लंबी और नाक सितवा थी। रुखसार धंसे हुए थे। इसके बावजूद वो अब भी खुश शक्ल खातून थी। उसके हाथ तो बहुत ही खूबसूरत और गुदास थे जिनसे वो मेरी मालिश कर रही थी, लेकिन उन हाथों में भी हरारत महसूस नहीं हो रही थी। मेरे जिस्म की हरारत भी उनमें मुंतकिल नहीं हो पाती थी। शायद उनमें अब हरारत जज्ब करने की सलाहियत भी बाकी ना रही थी। वो बदस्तूर अपनी खूबसूरत लंबी पलकें झुकाए यूं अपने काम में मसरूफ रही, गोया किसी और की बात हो रही हो और उससे उसका कोई ताल्लुक ना हो। और ये दोनों बहनें हैं। बड़ी उम्र की औरत ने मेरी पांती पर बैठी हुई दोनों औरतों की तरफ इशारा किया, अजरा और बुशरा। इनकी माँ ने भी यही जवानी गुजारी, अब ये भी गुजारती हैं, बल्कि यूं समझो कि गुजार चुकी हैं। और ये जो तुम्हारे सराहने बैठी है, इसका नाम सरवरी है। ये अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। पहले बड़ी बेगम साहिबा के पास हुआ करती थी।
एक रोज पानी का ग्लास देने यहाँ नवाब साहब के कमरे खास में आई और फिर वापस नहीं जा सकी थी। बाकी रही मैं तो जरा मुख्तलिफ हालात से होती हुई यहाँ आई थी। मुझे मेरे सौतेले बाप ने चंद रुपयों के एवज यहीं पर बेच दिया। मेरा नाम नूरजहां है। तुम्हें मालूम है एक नूरजहां मलका भी हुआ करती थी। तुम सब कौन हो? मैंने वहशत ज़दा होकर पूछा। कनीज़ें, उसने सादगी से जवाब दिया। और बेगमात कहाँ है? मैंने सवाल किया। 4 तो इसी महल के मुख्तलिफ हिस्सों में रहती हैं। बड़ी बेगम साहिबा करीब ही अलहदा हवेली में रहती हैं। बाकियों का कुछ मालूम नहीं। बहुत अरसा हो गया यहाँ से बाहर गए हुए। नूरजहां ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए भी महल का ये हिस्सा अलहदा से मखसूस कर दिया गया है। एहसास से बेहिसी से मेरी आवाज कुछ घुट कर रह गई। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर बोल ना सकी। आंखों से आंसू उमड़कर रुखसारों पर ढलकने से पहले कनपटियों पर से होते हुए तकिए में जज्ब हो गए थे। नूरजहां ने एक मुलायम और दबीज रुमाल से मेरी आंखें पोंछी थी और जहाजी मुसहरी से उतरते हुए बोली, अब उठकर गुस्ल कर लो और लिबास तब्दील करो, तबीयत जरा संभल जाएगी। मैं उठ बैठी। अपने सरापे पर नजर पड़ी तो मुझे अपने आप से भी हिजाब सा आ गया। औरतों में से किसी ने मेरा बाजू थामा, किसी ने कमर में हाथ डाला। मैं अपने पैरों पर चल रही थी लेकिन उन्होंने बड़े मोहतात से अंदाज में मेरे गिर्द घेरा डाल रखा था। तवीलो अरीस कमरे के वस्त में रेशमी पर्दे झूल रहे थे। उन्हें एक तरफ को समेटकर दूसरी तरफ लेकर चले गए। सामने दीवार में दरवाजा था। दाएं तरफ दीवार के साथ स्याह लकड़ी की एक अजीमुशान सिंगार मेज लगी हुई थी जिसका आईना दीवार के तकरीबन उस पूरे हिस्से पर फैला हुआ था जो पर्दे की हद फासिल से पीछे था, और ये इतना बड़ा आईना बिल्कुल बेजोड़ था। सिंगार के सामान से मेज भरी पड़ी थी। नूरजहां ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। गुसल खाना भी तवीलो अरीस था। कमरे से कुछ ही कम था। फर्श और दीवारें चमकदार टाइलों से मुज़य्यन थी। सामने की दीवार पर ऊंचाई की तरफ को टैंकी बनी थी जिसके निचले हिस्से में टूंटियां और फव्वारे नस्ब थे। दीवार के सामने सफेद पत्थर की सीढ़ियां टैंकी के दहाने तक चली गई थी। एक तरफ लंबी सी कार्निस पर रंग बरंगे विलायती साबुन रखे गए थे। खूंटियों पर छोटे बड़े सफेद बुर्राक तौलिए टंगे नजर आ रहे थे। नूरजहां और एक दूसरी औरत जिसका नाम उसने सरवरी बताया था मेरे साथ ही अंदर आ गईं। मैंने उन्हें बाहर जाने को कहा तो नूरजहां बोली, देहात से आई हो क्या? एक दफा नहाने का तरीका सीख लो, फिर ये काम खुद ही कर लिया करना। और जिस तरह उन्होंने मुझे नहलाया इस तरह मुझे नहाने का वाकई सलीका न आता था। पानी नीम गरम और खुशबूदार था। उससे गुलाब की महक मेरे जिस्म में रच बस गई। फिर वो मुझे गुसल खाने के दूसरे हिस्से में ले आई जहां दीवार के साथ बने हुए खानों में चंद मलबूसात तह करके रखे गए थे। उन्होंने मेरे लिए सुर्ख जरतार जम्पर और वैसा ही गरारा मुंतखब कर दिया। ये लिबास मेरे जिस्म पर यूं पूरा आ रहा था जैसे मेरे लिए ही बनाया गया था। फिर उन्होंने मुझे बाहर लाकर सिंगार मेज के सामने बिठा दिया। नूरजहां दरवाजे पर गई और पट खोलकर बाहर झांका। फिर न जाने किससे कहा, मुशाता को भेज दो। कुछ देर बाद उधेड़ उम्र की एक चौड़ी चकली औरत अंदर आई जिसने अपनी महारत से मुझे क्या से क्या बना दिया। नूरजहां सिंगार मेज के करीब खड़ी रही। बाकी कनीजें बाहर चली गई थी। मशाता ने एक लफ्ज मुंह से निकाले बगैर मशीनी अंदाज में मेरा सिंगार शुरू कर दिया। आज तक मुझे दुल्हन बनी हुई हर लड़की खूबसूरत लगा करती थी, लेकिन मशाता की तकरीबन पौन घंटे की मसरूफियत के बाद जब मैंने आईने में अपने आप को देखा तो खुद सताइशी से कता नजर आज तक देखी हुई तमाम दुल्हनें अपने सामने हेच नजर आ रही थी। अपने अक्स पर मुझे एतबार न आया। क्या ये वाकई मैं ही थी? चश्मे बददूर। नूरजहां ने बलाएं लेते हुए कहा, हमारी आंखें चकाचौंध हो रही हैं तो नवाब साहब का तो न जाने क्या हाल होगा। इस महल में चांद तो बड़े उतरे लेकिन आफताब आज ही उतरा है। मेरे कानों में अपने गांव की किसी औरत के अल्फाज गूंज रहे थे, जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मगर ये घर तो नहीं था जहां किस्मत ने मुझे पहुंचा दिया था। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि हुस्न और निस्वानियत का ये मज़बा खाना मेरा मुकद्दर बन जाएगा। मैंने एक छोटे से घर के ख्वाब देख रखे थे जहां मेरा राज होता, जहां एक मोहब्बत करने वाले के सपने मैंने देख रखे थे। वैसा ही एक घर होता जिसमें मेरी इज्जत होती, जो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा होता, जिसके दम से मेरी हस्ती संवरती। क्या मेरा हसीन होना इतना ही बड़ा जुर्म था कि बाप अपनी जिंदगी देकर मुझे सजा से भी ना बचा पाया? मेरा मासूम जहन न जाने क्या क्या सोचता रहा और फिर शल हो गया।
मशाता कब की जा चुकी थी। मैं उठ खड़ी हुई। नूर जहां बाजू से थाम कर मुझे मसहरी तक ले आई और गावतकियों के सहारे बिठाती हुई बोली, अब तुम यूं ही बनी संवरी रहा करो, नवाब साहब की आमदोरफ्त अब इधर ही को रहा करेगी। फिर वो कमरे पर अलविदाई नजर डालते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मसहरी के करीब ये लटकी हुई डोरी खींच देना, खादिम आ जाएगा, मुझे बुलवाना हो तो उससे कह देना, खाना वगैरह यहीं आ जाएगा। और देखो, अभी चंद दिन तक बाहर निकलकर इधर उधर जाने की कोशिश बिल्कुल न करना, खामखा उलझन में पड़ जाओगी। वो मुजमहिल से अंदाज में मुस्कुराई और फिर रुखसत हो गई। उसके कदमों की आवाज मादूम होते होते मैं मुसहरी से उतरकर खिड़की की तरफ बढ़ी, जिस पर बारीक पर्दे पड़े थे और उनमें से मामूली सी रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। मैंने बेताबी से पर्दे हटाए, लेकिन ये देखकर दिल बुझ गया कि खिड़की में सलाखें लगी हैं। बाहर सरसब्ज घास का फर्श, फूलदार पौधों की क्यारियां और दूर एक जगह हौज के दरमियान फव्वारा चलता नजर आ रहा था। बागीचे में धूप फैली हुई थी। इसका तो ये मतलब था कि मैं कम से कम 6-7 घंटे लगातार बेहोश पड़ी रही थी। मैं खिड़की से हट गई तो दीवार के साथ लगी हुई मेज पर नजर पड़ी। उस मेज पर तश्तरियों में मुख्तलिफ फल सजे नजर आ रहे थे। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने एक सुर्ख सेब उठाया। छुरी करीब ही रखी थी, लेकिन मैं सेब को काटे बगैर ही खाना शुरू कर चुकी थी। आधे से ज्यादा सेब खाकर बाकी मैंने खिड़की के रास्ते पार्क में फेंक दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। दरवाजा एक बैजवी हॉल में खुलता था जो बिल्कुल खाली पड़ा था। उसमें सिर्फ कालीन बिछा हुआ था। उसके दोनों सिरों पर एक एक दरवाजा था। मैं दाएं तरफ वाले दरवाजे पर पहुंची और उसका लट्टू घुमाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजा बाहर से बंद था। मेरी जोर आजमाई से थोड़ी सी आवाज पैदा हुई और फौरन ही दरवाजा खुल गया। मैं बाहर कदम रखने ही लगी थी कि किसी ने बाजू से रास्ता रोक लिया। मैंने गर्दन निकालकर देखा। बाहर एक नौजवान मुस्तैद खड़ा था। पहली नजर में तो मुझे उस पर औरत का गुमान गुजरा था, क्योंकि उसकी दाढ़ी मूछें सफाचट थी और वो औरतों जैसी गुलाबी घेरदार कमीज और सबज चूड़ीदार पजामा पहने हुए था। कानों में बालियां भी पड़ी थी। कमर में पटका बंधा हुआ था, जिसके साथ छोटी सी न्याम में एक खंजर झूल रहा था। बराए करम बाहर तशरीफ न लाएं, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्यों? मैंने हत्तुल इम्कान बारोब आवाज में पूछा। नवाब साहब का हुक्म है, उसने सर झुकाकर जवाब दिया और दरवाजा बंद करने लगा। मुझे पीछे हटना पड़ा। मैंने अब दूसरे दरवाजे का रुख किया। यहाँ भी मेरा सामना इसी किस्म के एक नौजवान से हुआ। उसका लिबास भी वैसा ही था, अलबत्ता जिस्मानी लिहाज से ये अच्छा खासा तनुमंद आदमी था। मैं कमरे में लौट आई और पलंग पर ढेर हो गई। फिर मेरी आंखों में अब्बा जी का सरापा उभर आया और बेख्तियार मेरे आंसू बहने लगे। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई, लेकिन बुलंदोबाला संगलाख दीवारों वाले इस मकबरे में मेरी सिसकियां सुनने वाला कोई भी न था। रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई। किसी ने मेरा कंधा हिलाया, जिससे मेरी आंख खुली। मैं करवट लेकर सीधी हुई तो देखा नूर जहां थी। अरे, तूने तो रो रो कर सारा काजल खराब कर लिया, वो बोली। भाड़ में गया तुम्हारा काजल, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं चिल्ला उठी। उसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं। एक रुमाल का कोना गीला करके लाई और मेरे पपोटे पोंछ दिए। खाना खा लो, उसने मुलायमियत से कहा और मेज की तरफ इशारा किया। मैं मुजमहिल अंदाज में उठ बैठी। मेज पर कई किस्म के खाने रखे गए थे और किसी खास चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैंने जख्मी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने खामोशी से गर्दन झुका ली। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। दफतन मैंने गुलूगीर आवाज में कहा, तुम किसी तरह मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकती? उसने सर उठाकर सपाट नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा था ना कि यहाँ आने के तो 1000 रास्ते मौजूद हैं, जाने का कोई नहीं। फिर एक लम्हे खामोश रहकर वो दोबारा बोली, एक मर्तबा एक कनीज ने एक लड़की को फरार होने में मदद दी थी। फिर मैंने बेताबी से पूछा। उसके सारे नाखून जंबूर से खिंचवा दिए गए थे, हंटरों से खाल उधेड़ दी गई थी। फिर उसके कमरे के दरवाजे पर मर्दों की कतार लगा दी गई थी। वो नौजवान थी, फिर भी ये अजियतें बर्दाश्त न कर सकी। कुछ दिनों बाद खून थूकती मर गई। मेरी तो अब ऐसी उम्र भी बाकी नहीं रही। ये सब कुछ उसने सपाट और हर जज्बे से आरी लहजे में कहा था, लेकिन उसकी आंखों में धुआं धुआं फैल गया। मैंने झुरझुरी ली तो वो बोली, और सबसे तकलीफ दे बात ये
کہ जिस लड़की को उसने भगाया था कि उसे आधे घंटे से भी कम वक्त में ढूंढकर महल में दोबारा हाजिर कर दिया गया था। नवाब साहब के मुहाफिजों के पास शिकारी कुत्ते हैं और खुद मुहाफिजों की नाकें उन कुत्तों से भी ज्यादा तेज। जवान लड़की की खुशबू तो उन्हें दूर से ही आ जाती है और वो भी बहुत जल्दी। उसने खंकार कर गला साफ किया और कदरे बुलंद आवाज में बोली, चलो खाना खा लो। मैंने बमुश्किल चंद लुकमे जहर मार कर लिए और वापस मुसहरी पर आकर लेट गई। मेरा अब बोलने, हाथ पांव हिलाने, हत्ता के सोचने तक को भी जी नहीं चाहता था। मेरे हवास शल हो गए थे। कुछ देर बाद 2 कनीजें आईं और बर्तन तश्तरियों में रखकर वापस ले गईं। नूरजहां भी उनके साथ ही वापस चली गई। मुझे वक्त का एहसास ना रहा था। न जाने कितनी देर तक मैं तारीक खलाओं में मुअल्लक रही। जब मैंने हाथ पांव हिलाने और सोई हुई हिस्सियात को जगाने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि कमरे में तारीकी फैल चुकी है। मैंने उठकर बत्ती जलाने का इरादा किया मगर देर तक न उठ सकी। अंधेरा और ज्यादा गहरा हो चुका था। नूरजहां एक बार फिर कमरे में आई। वो कुछ उजलत में थी। उसने बत्तियां रोशन की और कमरा जगमगा उठा। नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं, उसने गोया ऐलान करके मुझे सुनाना चाहा। मैंने सर उठाकर गौर से देखा। ऐसी तैसी तुम्हारे नवाब साहब की। मैं यकलख्त फट पड़ी। उसने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा और तेजी से कमरे से निकल गई। कई मिनट गुजर गए। बिलाखिर दरवाजा खुला और फिर मैंने उस अफरियत को दरवाजे पर खड़े देख लिया। मेरी रगों में दौड़ता लहू नफरत का लावा बन चुका था। उनकी रंगत पहले से ज्यादा तारीक, पपोटे पहले से ज्यादा भारी और शक्ल पहले से ज्यादा मनहूस नजर आ रही थी। चेहरे पर सुर्ख सुर्ख आंखें यूं दिखाई दे रही थी जैसे तवे पर 2 अंगारे पड़े हों। ये आंखें यकटुक घूर रही थी जैसे छपकना भूल चुकी हूँ। फिर धीरे धीरे उनके भद्दे होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हमने जहन में नक्शा बांधा था कि इस उम्र में तुमने क्या रूप निकाला होगा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े भारी आवाज से मेरे पर्दे समात को छेदते हुए कहा, लेकिन तुमने तो हमारे अंदाजों को मात दे दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हाथी की तरह थल थल करते आए और मुसहरी की पट्टी पर बैठ गए। मैं अपनी जगह कुछ और सिमट गई। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई हूरबानो? मेरे अब्बा को कत्ल करवाने के बाद आप पूछते हैं कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैंने जलती आंखों से उन्हें घूरते हुए जहरीले लहजे में कहा, बाखुदा हमने कोई ऐसा हुक्म भी ना दिया था। उन्होंने तेजी से अपना बेलचा नुमा हाथ हिलाते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक हादसा था, तुम्हारे अब्बा की बेवकूफी का नतीजा। बहरहाल अब तुम सब कुछ भूल भाल जाओ। हम तुम्हारी हर तकलीफ की तलाफी जरूर करेंगे। तुम्हें सोने में तोल देंगे, सोने में। उन्होंने बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उनका हाथ झटक दिया। उनकी तनी हुई मूंछों तले मकरूह मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। एक लम्हे के लिए उन्होंने सख्त नजरों से मुझे घूरा। मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट लौट आई और वो कुछ और आगे खिसकते हुए बोले, इस नाराजगी और अकड़फों से फायदा? आप तो मुझसे शादी कर रहे थे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। ओह, उनके होंठ फैल गए। कमसिन मगर चालाक हो, शादी से भला क्या फर्क पड़ता है? कबूलियत तो यहाँ होनी चाहिए ना। उन्होंने दिल पर उंगली रखकर इशारा किया। जिनसे शादी कर रखी थी उनके पास जाने को जी नहीं चाहता। बहरहाल तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो शादी भी कर लेंगे तुमसे। ये कौन सा मुश्किल काम है? उन्होंने बंद गले के कोट के ऊपरी बटन खोलकर इस बार निहायत बेताबी से दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मेरी तमाम तर नफरत और कराहियत गोया अब एक नुक्ते पर मुर्तकिज हो गई थी जिसने मुझे हर खौफ से बेनियाज कर दिया था। मैंने पूरी ताकत से नवाब साहब के मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया। वो गोश्त का पहाड़ अपनी जगह से हिला तो नहीं, अलबत्ता गर्दन झटके से पीछे को झुक गई। जब गर्दन सीधी हुई तो मैंने देखा कि नवाब साहब का निचला होंठ दरमियान से फट चुका है और खून की एक पतली सी लकीर ठोड़ी पर फिसल आई थी। लड़की वो धाड़े और एक झटके से उठकर खड़े हुए। ठोड़ी पर उंगली फेरकर उन्होंने एक नजर खून की सुर्खी की तरफ गौर से देखा और उस उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए गुर्राए, ये खून तुम्हें अपनी जबान से चाटना पड़ेगा, गुस्ताख। उन्होंने मुझे थप्पड़ रसीद करने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मैं फुर्ती से हट गई और मुसहरी से नीचे उतर आई। वो मेरे पीछे दौड़े। हम मुसहरी के गिर्द चक्कर काटने लगे थे। मैंने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। तब नवाब साहब बड़े इत्मीनान से मुसहरी पर यूं बैठ गए और तकिया कोहनियों के नीचे खींचकर यूं देखने लगे गोया कोई दिलचस्प तमाशा लगा हो।
चीखो, खूब चीखो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हें, उन्होंने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी और एक मुहम सी उम्मीद के साथ उसे खोलने की कोशिश करने लगी। वो बाहर से बंद था। दरवाजे से टेक लगाकर मैंने बेबसी से चारों तरफ देखा और पहली मर्तबा मुझे उस पंछी के महसूसात का अंदाजा हुआ जिसे शिकारी जाल फेंककर पकड़ते हैं। चंद लम्हे खामोशी तारी रही। नवाब साहब दूर बैठे फातिहाना नजरों से मुझे तकते रहे। फिर उन्होंने हल्का सा कहका लगाया और उठकर दोनों बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़े। मैंने दीवार के साथ खिसकना शुरू कर दिया। कोने में पहुंचकर मैं गिर गई। नवाब साहब ने झपट कर मुझे उठाया और मुसहरी पर ला पटका। हमने बड़ी बड़ी मुंहजोर घोड़ियों के घुटने टिकवा दिए। तुम क्या चीज हो नन्ही बुलबुल, उन्होंने बड़े फखर से कहा, लेकिन आधे मिनट की कशमकश और हाथापाई के बाद वो थके हुए कुत्ते की तरह हाँफने लगे थे। पर मुझे मौका मिला और मैंने दोनों पांव जोड़कर उनके सीने पर पूरी ताकत से जर्ब लगाई। वो मुसहरी पर चित गिर गए। ऐन उसी लम्हे मेरा हाथ करीब ही मेज पर रखी हुई फलों की एक तश्तरी से जा टकराया। तश्तरी उल्टी तो मुझे अपने हाथ पर किसी पतली सी ठोस चीज के लम्स का एहसास हुआ। एक उम्मीद नौ से मेरा दिल उछल कर गोया हलक में आ चुका था। ये फल काटने वाली छुरी थी। नवाब साहब उठकर एक बार फिर मुझ पर झपटे तो मैंने अपनी बची कुची तवानाई मुजतमा करके छुरी से उनके पहलू पर वार किया, लेकिन मेरी ये कोशिश भी नाकाम रही। नवाब साहब का कोट नहायत दबीज कपड़े का बना था और छुरी का फल नोकदार नहीं था, आगे से गोल था। ताहम नवाब साहब को इतनी तकलीफ जरूर पहुंची थी कि उनके हलक से हल्की सी चीख निकल गई। जरा पीछे हटकर उन्होंने मेरी कलाई पर हाथ डाला और मजनूनाना अंदाज में उसे मरोड़ कर रख दिया। छुरी मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। मैंने तहिया कर रखा था कि जब तक मेरे दम में दम है शिकस्त नहीं मानूंगी। मजीद 1 मिनट की कशमकश से नवाब साहब भी बेदम हो गए थे। तो तुम यूं नहीं मानोगी, उन्होंने अचानक मुझे छोड़ दिया और करीब ही दीवार के साथ लटकी हुई डोरी को तेजी से झटका देने लगे। मैंने मुसहरी से उतरने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया, जो अब बुरी तरह से बिखर चुके थे। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदारा को भेज दो, नवाब साहब ने हाँफते हुए ये पैगाम बाआवाज़े बुलंद कहा था। मेरी जिद्दोजहद अब भी जारी थी। चंद लम्हे बाद बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोला और कोई अंदर आ गया। दरवाजा उसके उकब में बंद हुआ था। नवाब साहब ने अब खुद ही मुझे फर्श पर धकेल दिया था। कदरे थके थके अंदाज में सर उठाकर मैंने दरवाजे की तरफ गौर से देखा और मेरे लरसते जिस्म में एक नए खौफ की सर्द लहर दौड़ गई थी। ऐसा खौफ मुझे नवाब साहब को देखकर भी महसूस न हुआ था। आने वाली थी तो औरत, लेकिन मैं तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी कि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है। उसका कद कम से कम 6 फुट था। ज्यादा लहीम शहीम न थी, मगर उसका सीना मर्दों की तरह चौड़ा चकला था। रंगत गहरी सांवली और रुखसार की हड्डियां बहुत उभरी हुई नजर आती थी। पतले पतले सफाक होंठ यूं सख्ती से एक दूसरे पर जमे हुए थे कि दहाने की जगह महज एक लकीर सी नजर आती थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल काम था। ताहम बाल स्याह ही थे, जिन्हें उसने सख्ती से ऊपर को खींचकर सर के बीच में ऐसा जोड़ा बना रखा था कि उसकी पतली पतली भवें कमान सी बनकर रह गई थी। वो किसी स्याह खुरदरे कपड़े का मर्दों जैसा कुर्ता पजामा पहने हुए थी। आस्तीनें चढ़ी हुई थी और उसकी चौड़ी चौड़ी कलाइयों पर बाल नजर आ रहे थे। उसके सरापे में खौफनाक तरीन चीज सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें थी। मेरे जिस्म में दौड़ने वाली सर्द सी लहर का बायस ये आंखें ही थीं। उनमें एक अजीब सी प्यास थी, खून की प्यास से भी ज्यादा खौफनाक, और ये आंखें शायद झपकना तो जानती ही ना थीं। सरदारा, मेरे उकब से नवाब साहब की आवाज सुनाई दी। मुद्दतों बाद एक टेढ़ी खीर आई है। हाँ, मुद्दतों बाद। औरत के पतले पतले होंठों में जरा जुम्बिश हुई और अल्फाज एक सिसकारी की तरह बरामद हुए। उसकी नजर बदस्तूर मुझ पर जमी हुई थी। फिर शराब की एक जोरदार आवाज सुनाई दी और तब मैंने देखा कि औरत के हाथ में हंटर था। बमुश्किल तमाम मैंने अपनी लरसती टांगों पर अपने जिस्म का बोझ उठाया और खड़ी हो गई। दफतन मुझे ख्याल आया कि अगर मैं दौड़कर गुसल खाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं तो अंदर घुसकर कुंडी बंद कर सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इस इकदाम से मुझे क्या फायदा पहुंचेगा, लेकिन मेरे जहन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मज़ाहमत मज़ाहमत। अगर मैं गुसल खाने में घुस गई तो फिर क्या होगा?
अभी मैं गुसल खाने की तरफ दौड़ने भी ना पाई थी कि शाय की आवाज के साथ हंटर मेरी कमर में आ लिपटा और इससे पहले कि उसका घेरा खुल पाता सरदारा अपनी जगह खड़े खड़े एक झटके से यूं मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब ले आई जैसे बंसी का झटका देकर कांटे में फंसी हुई मछली को खींचा जाता है। मैं सीधी उसके सीने से जा टकराई, लेकिन उसने मेरा गिरबान पकड़कर मुझे अपने से चंद इंच के फासले पर ही रोक लिया। हंटर को छोड़कर उसने मेरे गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। सरदारा का हाथ गोया लोहे का एक वजनी पंजा था। फिर उसने गिरबान को निहायत मशाकाना झटका दिया और मेरा जंपर नीचे तक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सरदारा ने घुटने से मेरे पेट पर जर्ब लगाई और जूं ही मैं उबकाई सी लेकर आगे को झुकी, उसकी कोहनी मेरी गुद्दी पर पड़ी। उसने बालों से पकड़कर मुझे दोबारा उठाया और दूर फेंक दिया। शराब की आवाज एक बार फिर गूंजी। हंटर शायद मेरे ही जिस्म पर पड़ा था, मगर मेरी हिस्सियात अब जवाब दे चुकी थी। अच्छा ही था कि जहन तारीकियों में डूब गया था। अब यही एक गोशाए आफियत थी मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम था कि बेखबरी का ये वक्फा कितना तवील था। जब आंख खुली तो जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। जहां तक निगाह गई मैंने अपने आप को खराश खराश पाया। यूं महसूस हो रहा था कि मैं गलाजत की एक दलदल से निकली हूं जिसमें हजारों सांप बिच्छुओं ने मुझे डसा है और अनगिनत जोंकों ने मेरा लहू चूसा है। नूरजहां और सरवरी मेरी मुसहरी पर दाएं बाएं दोबारा मौजूद थी और एक बार फिर उसी खुशबूदार चिकने सयाल से मेरी मालिश में मसरूफ थी। मैंने यके बाद दीगरे उन दोनों की तरफ देखा। दोनों ने नजरें झुका ली और अपनी मसीहाई में मसरूफ रही। मेरे दिल में एक बेनाम सा सन्नाटा छा चुका था। कुछ कहने, सुनने या जानने की ख्वाहिश तकरीबन मर चुकी थी, बल्कि अंदर से शायद मैं खुद भी मर चुकी थी। आहिस्तगी से मैंने करवट बदल ली। बिस्तर की चादर बदली जा चुकी थी। मैंने एक बाजू फैलाकर चेहरा छुपा लिया और आंखें मूंद ली। मेरे हलक से कोई सिसकी ना निकल सकी, जिस्म में कोई हरकत ना हुई। बस खामोशी से आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे, हत्ता कि मेरे रुखसार के नीचे तकिया भीग गया। शायद मेरा वजूद ही आंसू बन चुका था, तासुफ और शिकस्त के आंसू।